दोस्तों एक दफ़ा फिर से प्रोफेसर जेरी की वीडियोस में खुशामदीद। और ताड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता सालों से अमेरिका दुनिया पे ये रूल्स अप्लाई करता आया है कि आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम वही कर सकते हैं जो अमेरिका अलाउ करे, लेकिन अमेरिका पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसे कोई नहीं पूछ सकता। जनरल गद्दाफी का कत्ल हो, उसामा बिन लादेन को बगैर परमिशन के पाकिस्तान में घुस के मारना हो, या फिर सद्दाम हुसैन को एक न्यू यूएस फोर्स के हाथों पकड़वाना हो, इन सब कामों को अमेरिका कर सकता है। पर अमेरिका में ये सब कोई नहीं कर सकता। ये सब कोई नहीं कर सकता, ना ही उसे गलत कह सकता है। साल 2022 में पीएम इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन करके गवर्नमेंट का तख्ता उलटना हो। खान साहब कहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना है और वो भी क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपको हमने ये दिखाया ना कि आपने किस कौम को हाथ डाला है, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, जंजीरें गिरती नहीं तोड़नी पड़ती है। या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हो। अमेरिका इन सब में मुदाखलत करता है और मगर अमेरिका को कोई कुछ नहीं कहता। नाज़रीन, अमेरिका इसराइल को फंडिंग करके फ़लस्तीनियों को शहीद करवा सकता है और साथ ही ईरान और इसके अलाइज पे सेक्शंस भी लगा सकता है। वो सब सही करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत और एंटी डेमोक्रेटिक माना जाता है। सालों से अमेरिका ये सब करता आ रहा है, मगर सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर और कौन? तो वो है ब्रिक्स, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बनी, जब रशिया, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील पहली बार रशिया में मिले। साउथ अफ्रीका 2010 में इसका हिस्सा बना। देखा जाए तो ब्रिक्स सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ब्रिक्स की कहानी 2001 में शुरू होती है, जब एक मशहूर इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेल ने ब्रिक्स टर्म इस्तेमाल किया, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, और कहा कि ये ब्रिक कंट्रीज 21 सेंचुरी के न्यू इकोनॉमी पावर बनेंगे। अमेरिकन डॉलर के खिलाफ एक अल्टरनेटिव फोर्स बन के उभरेंगे। इस बात के बाद सब ने इस ब्लॉक आइडिया को जोर पकड़ते देखा और पहला फॉर्मल फॉरेन मिनिस्टर की समिट 2006 में हुई और फाइनली 2009 में रशिया ने एक ऑफिशियल ब्रिक समिट को होस्ट किया। साथ ही 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस चलते ब्रिक्स बन गया। दोस्तों, ब्रिक्स का मेन मोटिव है इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। साल 2024 की समिट ने एक साल पहले इस ग्रुप ने और भी कंट्रीज को मर्ज किया। अब ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया और इजिप्ट भी इसमें शामिल हो गए हैं। रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ने इस साल 2024 में कज़न सिटी से और रशिया में इस समिट को होस्ट किया। पुतिन के मुताबिक ब्रिक्स कंट्रीज पूरी दुनिया का 37.4% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर G7 कंट्री से ज़्यादा है, क्योंकि G7 टोटल 29.3% यानी सिर्फ 29.3% ही होल्ड करते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज पूरी दुनिया का 30% ऑयल रिजर्व्स रखते हैं और ग्लोबल ट्रेड में ये तकरीबन 25% होल्ड करते हैं। साल 2024 की समिट में 20 नए कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें ईरान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह शामिल हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को ये मिली थी कि इस दफ़ा उनके प्रेसिडेंट तो आए थे, मगर साथ ही फ़लस्तीन प्रेसिडेंट महमूद रज़ा भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाए गए। अब ये फ़लस्तीन का आना और उस वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक ज़ोरदार तमाचा था। इस सब के लिए यूक्रेन रशिया वार में वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट की और उन्हें फंडिंग भी की। अब इतने ज़्यादा कंट्रीज़ का पुतिन का इन्वाइट करने पे उनके साथ खड़े हो जाना ये साबित करता है कि दुनिया अब अमेरिका की गुंडागर्दी को नहीं झेलना चाहती और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती। साल 2024 की समिट इलामिया, जिसे आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मनाफाती हो यानी मंशूर भी कह सकते हैं, जिनमें साफ अल्फाज में यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सेक्शंस, इसराइल गजा वार वगैरह के मुखालफात को कहा गया और इस समिट के पेपर पे तमाम मेंबर्स ने साइन किए।
यानी सभी ने इस यूएसए की मुखालफत की और लबनान में होने वाले पेजर्स अटैक और गजा में लोगों की किलिंग पे तशवीश का इजहार किया। अगर आपको पेजर्स अटैक के बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाके ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख सकते। लेकिन इन सारी समिट्स का मेन गोल था एक ऐसे इकोनॉमिक जोन को बनाना जो कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल से बाहर हो। और इसके अलावा स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पे बात हुई, यानी स्विफ्ट जो कि पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है, यानी इंटरनेशनल सारी पेमेंट्स को हैंडल जो कि बैंक थ्रू होती हैं और उन्हें स्विफ्ट ही देखता है। और इसके अल्टरनेटिव के बारे में बात की गई। अब ये सब असल मकसद सिर्फ यही था कि सबको खुद मुख्तार बनाना, किसी भी कंट्री पे किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल ना हो। जैसे यूएसए, ईरान, रशिया दोनों पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा था। इसी तरह यानी कि सभी आज़ादी से अपने ट्रेड और बाकी मामला तमाम कंट्रीज खुद देख सकते हैं, क्योंकि आज जो ईरान और रशिया के साथ हो रहा है वो कल को किसी और कंट्रीज के साथ भी हो सकता है। आप सबको ये याद होगा जब पाकिस्तान अपने एटॉमिक बॉम्ब्स की प्रैक्टिस करने लगा था, तब भी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था, मगर पाकिस्तानियों ने ये फिर भी करके दिखा। नाज़रीन, स्विफ्ट के जरिए यूएसए किसी भी कंट्रीज के डॉलर या एसेट्स को फ्रीज कर सकता है और इसीलिए साल 2024 की समिट में ज़्यादा जोर डॉलर की डिपेंडेंस पे दिया गया और एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी को भी डिस्कस किया गया। अभी तो ये एक प्रपोजल भी माना जा सकता है, मगर ये अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो यूएसए का कंट्रोल जो वो सऊदीया से ट्रेड पे करता आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा यूएसए के लिए, मगर ये करेंसी ईरान, यूएई जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ मिल जाती है। ब्रिक्स एक पावरफुल करेंसी के तौर पर भी उभरेगी और डॉलर्स का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जो कि उसे ख़त्म करके रख देगा। ब्रिक्स की वजह से कोई एक कंट्री सुपर पावर नहीं बनेगा, बल्कि तमाम ग्रुप्स मिलकर एक सुपर पावर बनेंगे। अभी करेंसी के फ़ायदे तो बहुत हैं, अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो शायद बहुत बड़ी लंबी लिस्ट तैयार हो, मगर ये सब होना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया और चाइना। सभी जानते हैं कि इनके दरमियान पहले दिन से ही दुश्मनी चल रही है। बहुत बार चाइना और इंडिया की मिलिट्रीज आमने सामने आ चुकी हैं, पर कोई वार नहीं है, मगर ये खतरा हमेशा बरकरार रहता है। 2020 में भी लाका के इलाके में भारतीय फोर्सेस को खूब मार पड़ी, जिससे ये लगा था कि एक न्यू वार स्टार्ट होने जा रही है, मगर फिर सब कंट्रोल हो गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा भी पाकिस्तान ने ब्रिक्स में हिस्सा ली, अपनी रिक्वेस्ट दी हुई है कि उन्हें भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान फॉर्मर पीएम इमरान खान रशिया के विजिट पे गए थे, लेकिन हाल ही में रशिया के वाइस प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के विजिट पर उन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान खित्ते में एक नुमाया किरदार अदा करता है। अब अगर पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शामिल हो जाए, तो पाकिस्तान इंडिया राइवल एक इशू है, क्योंकि कश्मीर इशू जो कि उनके कार्टर के मुताबिक रिजॉल्व होना चाहिए। तब तक पाकिस्तान इंडियंस के साथ बैठने को तैयार नहीं है और ना ही इंडियंस ऐसी कोई ख्वाहिश रखते हैं। फिर आ जाती है बात ईरान और सऊदी अरेबिया की। आपसी दुश्मनी वगैरह ये भी मसला है ब्रिक्स के लिए, और भी कई कंट्रीज़ को चाइना का ताइवान इशू है जो कि चाइना लाजमी तौर पे हासिल करना चाहता है। इन सब चैलेंजेस से कैसे निपटा जाता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर पुतिन इतने ज़्यादा कंट्रीज़ को एक समिट में बुला सकता है तो वो ये इशू का भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेगा। लेकिन रशिया ने इस फ्रेमवर्क पे अमल करना शुरू कर दिया हुआ है और उन्होंने अपना एक न्यू वर्ल्ड बैंक के नेम से बैंक बनाया है जो कि काफ़ी कंट्रीज़ को फंडिंग भी कर रहा है। देखते हैं रशिया इसमें कब और कैसे कामयाब होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।